के साथ इंडिया की जो बात डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं वो दोनों कंट्रीज से अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, इसराइल से भी अच्छे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिशियली डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दे सकती, बट वो अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करने। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आदित्य भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। सो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को हमने शुरू किया है लास्ट वीडियो से, एंड आज हमारा सेकंड वीडियो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एज यू नो, एक ही महीना बचा है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जल्दी से कंप्लीट करेंगे टिल द मंथ ऑफ नवंबर। तो सबसे बड़ा जो इस साल का मुद्दा है करंट अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इसराइल। एज यू नो, कंटिन्यूसली गाजा स्ट्राइक पे अटैक्स किए जा रहे हैं, एंड रिसेंटली ईरान ने भी अटैक किया था ऑन इसराइल। तो बहुत ये इनका हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट क्या है इस वॉर का, एंड कॉन्फ्लिक्ट की क्या क्या वजहें हैं, एंड 2024 में ऐसा क्या क्या हुआ, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान लॉन्च मोर देन 300 drones and missiles towards Israel in its first full-scale military assault against the country। तो ईरान ने मिसाइल अटैक किया था टुवर्ड्स ईरान मिलिट्री बेस। कितने मिसाइल्स? 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ठीक है, मतलब एयर अटैक। यूएस मिलिट्री फोर्सेस इन द रीजन हेल्प्ड इजराइल इंटरसेप्ट द स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। लेकिन इससे कोई भी कैजुअलिटी या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया था इजराइल ने विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस मिलिट्री फोर्सेस एज क्लेम्ड बाय जो बाइडेन, ठीक है। ईरान और इजराइल का वो देखते हैं हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, क्या रिलेशंस रहे हैं इनके पास में। इनिशियली ईरान अ प्रीडोमिनेटली शिया मुस्लिम रीजन, इट इज डोमिनेटेड बाय शिया मुस्लिम्स। ऐसे दो सेक्ट्स माने जाते हैं पॉपुलरली, शिया एंड सुन्नी। तो शिया मुस्लिम्स डोमिनेट करती हैं द कंट्री ऑफ ईरान। हैड एमिकेबल रिलेशनशिप विद इजराइल, ठीक है, शुरू में तो रिलेशनशिप अच्छे थे, एमिकेबल मींस फ्रेंडली। अंडर द पहलावी डायनेस्टी व्हिच रूल्ड फ्रॉम 1925 until it was overthrown in 1979, ties between ईरान एंड इजराइल वर एनीथिंग बट हॉस्टाइल। लेकिन 1925 से हॉस्टिलिटी बढ़ गई। ईरान was in fact the second Muslim majority country after Turkey to recognize Israel after it was founded in 1948। As you know, एक फिनोमेना होता है स्टेट रिकॉग्निशन। जब भी कोई नई टेरिटरी को स्टेट को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करना होता है, तो सारे एग्जिस्टिंग कंट्रीज जो होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो ईरान ने सबसे पहले इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था आफ्टर टर्की। कब किया था? 1948 में, जब वो फाउंड हुई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ईरान was one of the 11 members of the Special United Nations Committee that was formed in 1947 to devise a solution for Palestine after the British control ended। ठीक है, it was one of three to vote against the United Nations partition plan for Palestine, centered on concerns that it would escalate violence in the region for generations to come। 2 years after expanding territory post 1948 Arab-Israeli war, ठीक है, मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है इसराइल। अंडर मोहम्मद रजा पहलावी बिकम सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमने। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है आप किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली रिलेशन है तो आप डायरेक्टली डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने के लिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी स्टेट को। अगर आप उससे हॉस्टाइल हैं, तो अगर आप उस पर अटैक भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, तो आपके बातों से इंप्लाइडली उसको स्टेट रिकॉग्निशन मिल जा रही है। तो 1948 के अरब इजराइल वॉर के बाद इसराइल को स्टेट रिकॉग्निशन मिल गया फ्रॉम ईरान। थिंग्स चेंज आफ्टर मोहम्मद मुसद्दिक बिकम Iran's PM in 1951 when he spearheaded the nationalization of the country's oil industries which were monopolized by Britain। Mossadegh severed ties with Israel which he saw as a serving Western interest in the region। ठीक है, तो जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को काफी प्रेफर नहीं करती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज मेजॉरिटी, तो इसको लग रहा था ईरान को, ईरान के नए लीडर को, कि इजराइल हैज गुड टाइज विद वेस्टर्न कंट्रीज सच एज यूएस। तो इस लिंक को तोड़ने के लिए उन्होंने ईरान से टाइज खत्म कर। मुसादिक एफर्ट्स टू नेशनलाइज ऑयल, मतलब ऑयल को प्राइवेटाइजेशन हटा देना ऑयल से, ठीक है, ऑयल को कंप्लीटली सरकार की मोनोपोली बना देना कि सरकार ही उसको देखरेख करेगी। एक्सपेल ब्रिटिश कॉलोनियल पावर एंड डिमिनिश द मोनार्की वर ईरान प्राइम फोकस। ठीक है, टाइज विद इजराइल वर सीन एज कोलैटरल डैमेज, कि एट दिस पॉइंट क्योंकि वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स को हटा रहे थे, तो इट वाज नॉट फीजिबल टू हैव टाइज विद ईरान, इट वाज सीन एज अ कोलैटरल डैमेज।
Things dramatically shifted from Mossadegh's government was overthrown in a coup organized by the intelligence service of the United Kingdom and the United States in 1953. फिर सिचुएशन में सिनेरियो में चेंज आया, क्यों? जो मुसद्दिक गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रोन किया है किसने? कूप ने, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम किया दो कंट्रीज के, ब्रिटेन दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कब? 1953। द कूप रीइंस्टेटेड द शाह मोहम्मद रेजा पहलवी डायनेस्टी जो कब लगी थी? 1925 में, उसको वापस रीइंस्टेट किया गया और हु बिकेम अ स्टॉन्च एलाय ऑफ द वेस्ट इन दिस रीजन। ठीक है, तो हमेशा डिप्लोमेटिक टाइज फॉरेन कंट्रीज से डिपेंड करते हैं कि आपकी खुद की कंट्री का आइडियोलॉजी कैसी है, लीडर कौन सा और किसको प्रेफर करता है। तो जो टाइज खत्म कर दिए गए थे उसमें वापस चेंजेस के आसार बढ़ गए थे, क्योंकि पहलावी डायनेस्टी जिन्होंने इनिशियली एमिकेबल रिलेशनशिप रखे थे इसराइल के साथ 1925 में जो स्टैब्लिश हुई थी उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया गया था। इसराइल एस्टैब्लिश अ डी फैक्टो एम्बेसी इन तेहरान एंड इवेंचुअली द टू एक्सचेंज एम्बेसडर्स इन 1970s। ठीक है, डिफेक्टो एम्बेसी मतलब एम्बेसी क्या होते हैं? एम्बेसी मीन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो बाकी दूसरी कंट्री में खोले जाते हैं। ठीक है, तो एम्बेसीज ओपन करना एक अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज का सिग्नल होता है। ट्रेड ties grew. Soon Iran became a major oil provider for Israel, with the two establishing a pipeline aimed at sending Iranian oil to Israel and then Europe. तो रिलेशनशिप और ट्रेड टाइज भी अच्छे होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि पहला भी डायनेस्टी वापस आ गई थी। Trade flourished, making Iran a key oil supplier for Israel. They established a pipeline to transport Iranian oil to Israel and onward to Europe. Tehran and Tel Aviv, ठीक है, Tel Aviv is the capital, also had extensive military and security cooperation, but it was largely kept under wraps to avoid provoking the Arab nations in the region. ठीक है, तो प्रोवोके जो टाइज थे, अच्छे टाइज बढ़ रहे थे लेकिन उसको थोड़ा सीक्रेटिव वे में रखा गया। अब आता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो 1979 में था, अयतुल्ला खामनई जो प्रेजेंटली सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने ईरान में टेक ओवर कर लिया था एंड उसके बाद से रिलेशनशिप में ईरान, इजराइल और बाकी कंट्रीज के काफी ज्यादा चेंजेस आए। In 1979, the Shah was overthrown in a revolution and a new Islamic Republic of Iran was born. Islamic Republic of Iran. ठीक है, Ayatollah Ruhollah Khamenei leading the revolution promoted an Islamic worldview, advocating resistance against arrogant global powers and their regional allies who oppressed others including Palestinians for self-interest. ठीक है, तो अयतुल्ला खामनाई काफी ज्यादा अगेंस्ट में थे एनी काइंड ऑफ वायलेंट बिहेवियर फ्रॉम एनी कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, दिस meant that Israel became known in Iran as the little Satan to the great Satan that is the US. तो ईरान ने इसराइल को कंसीडर किया एज अ एजेंट ऑफ यूएस, वो यूएस की सब्सिडियरी की तरह देख रही थी मिडिल ईस्ट में किसको? इसराइल को। तो टाइज जो है वापस से बेकार होने लग गए। तेहरान कट ऑफ मतलब ईरान कट ऑफ ऑल टाइज विद इसराइल, सिटीजन्स कुड नो लॉन्गर ट्रैवल एंड फ्लाइट रूट्स वर कैंसल्ड। ये कब सी बात हो रही है? 1979 जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था और खामनेई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी गई थी। इजरायली एम्बेसी इन तेहरान वाज ट्रांसफर्ड टू द पैलेस्टीनियन एम्बेसी। जो इजरायली एम्बेसी थी ईरान में, उसकी जगह कौन सी कंट्री को, किसको रिकॉग्नाइज कर रही थी? पैलेस्तीन को, क्योंकि इजराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग द टेरिटरी कि किसका लैंड है वो, तो पैलेस्टीनियन एम्बेसी बना दिया गया उससे। खामनी was declared every last Friday of the Muslim holy month of Ramadan as Quds Day. खामनी ने क्या डिक्लेयर किया था? हर लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ रमजान का क्या डिक्लेयर किया जाएगा? एज अ Quds Day. And ever since large rallies have been held on day in support of Palestinians across Iran. So Iran was showing global support, full support to Palestinians, the representation of Palestine as a nation. Israeli embassy in Tehran was transferred to Palestinian embassy. Khamenei also declared every last Friday Muslim holiday. There is all this. ठीक है, जेरूसलम इज आल्सो नोन एज अल कुद्स इन अरेबिक। ठीक है, लिखो लैंड्स ऑफ कुद्स। नाउ ईरान सपोर्ट्स अ रेजिस्टेंस एक्सेस नेटवर्क, रेजिस्टेंस एक्सेस और पॉलिटिकल एंड आर्म्ड ग्रुप्स इन सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द रीजन। दीज इंक्लूड लेबनन, सीरिया, इराक एंड यमन। तो इनसे काफी अच्छे टाइज बढ़ गए हैं ईरान के सिंस इरानियन रिवॉल्यूशन। Over the years, Israel has backed a variety of groups who are violently opposed to the Iranian establishment. Tehran says these have included a member of groups designated terrorist organization. तो कोई भी अगर हॉस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल ईरान के खिलाफ, ईरान की पॉलिसीज के खिलाफ, तो उन सबको एज अ हॉस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने डिक्लेयर किया है और उसको डेजिग्नेट करती है। उसमें एग्जाम्पल क्या है? मुजाहिदीन ए खल्क, a Europe-based organization, Sunni organizations in Iran, South Eastern system,
एंड बलूचिस्तान प्रोविंस एंड कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप्स बेस्ड इन इराकी कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान को लेकर भी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है कि कुर्द जो है अपने आप को एक सेपरेट टेरिटरी मानते। ठीक है, कुर्द को अपने लिए एक सेपरेट लैंड चाहिए। रीसेंट डेवलप, अब क्या हुआ रिसेंटली, करंट अफेयर्स का पार्ट यहां से शुरू होता है। ईरानियन अटैक क्यों किया गया था? 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल का अटैक किया था, वो क्यों किया गया था? Iranian attack was in response to a suspected Israeli strike on April 1 on an Iranian consular building in Syria's Damascus that killed 12 people, including a senior general. तो सीरिया में अटैक किया गया था, ये सस्पेक्ट किया जा रहा था इस अटैक के पीछे कौन है, द कंट्री ऑफ इजराइल। तो इसलिए, और उसमें एक ईरानी सीनियर जनरल की डेथ हुई थी, इसलिए इस अटैक को उसके रिस्पॉन्स में किया गया था ताकि इजराइल को काउंटर किया जा सके। It follows a playbook from 4 years ago. In January 2020, when former Quds Force Chief Qasim Soleimani was killed, Tehran responded days later by firing ballistic missile at US force stationed at Al Asad Air Base in western Iraq. ठीक है, तो ये ट्रेंड पहले भी देखा जा चुका है, नॉट बिटवीन दीज टू कंट्रीज बट ईरान एंड वन अदर कंट्री। जब भी ऐसा कुछ होता है, ईरान ज्यादा टाइम नहीं लगाती टू रिटेलिएट। एट दैट टाइम ईरान had attacked two bases in Iraq, क्योंकि इराक was the land of US that time, under the control of US, that housed American troops with a barrage of missiles, fulfilling Tehran's promise to retaliate for the killing of the top Iranian commander. The fierce revenge by the Revolutionary Guards has begun. The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) said in a statement on a Telegram messaging app channel in January 20. Iraqi military officials had said that Iran had fired 22 missiles at two military bases in Iraq where American troops are stationed. ठीक है, तो ये जो ट्रेंड दिखा गया था 2020 का है, तो सिमिलरली वैसी रिटेलिएशन 2024 में भी ईरान ने मिसाइल एंड ड्रोन अटैक के थ्रू दिखाया अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि उनके सीनियर जनरल और डिप्लोमेट की डेथ करी गई किससे, एन अटैक ऑन सीरिया, जहां सीरिया पे अटैक किया गया था, जिसकी वजह से उनके एक डिप्लोमेट और आर्मी जनरल की डेथ हुई। कट टू अप्रैल 2024, इजराइल मिलिट्री स्पोक्सपर्सन Rear Admiral Daniel Hagari said Iran fired scores of drones, cruise missiles and ballistic missiles, with the vast majority intercepted outside Israel's border. तो जितने भी 300 के आसपास ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया गया था, उसको मोस्टली इंटरसेप्ट कर दिया गया था। He said warplanes intercepted over 10 cruise missiles alone, also outside Israel's airspace. Iranian military declared that its drone and missile assault on Israel had accomplished all intended goals. ठीक है, तो ईरान का मानना था कि उनको एक एप्रीहेंशन क्रिएट करना था इजराइल के मन में, दैट दे विल नॉट रेजिस्ट टू रिटेलिएट। ये मैसेज कन्वे किया जा चुका था थ्रू द मिसाइल अटैक। ठीक है, कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं था एंड कोई भी एग्जैक्टली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ ईरान। व्हाट इज द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड? तो आईआरजीसी क्या है? इट वाज सेट अप शॉर्टली आफ्टर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जहां से खामनेई की सरकार आ गई थी, वहां पे ईरान में सुप्रीम लीडर बन गए थे वो, टू प्रोटेक्ट द शिया मुस्लिम क्लेरिकल रूलिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड अ काउंटरवेट टू द रेगुलर आर्म फोर्स। इट आंसर टू सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। ठीक है, ही इज द सुप्रीम लीडर। इट ऑल्सो कमांड्स द बासिस रिलीजियस मिलिशिया वॉलंटियर पैरामिलिट्री फोर्स लॉयल टू द क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट दैट इट ऑफन आस्क्ड टू क्रैक डाउन ऑन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है, उसको कमांड करती है क्या, कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर एंटी गवर्नमेंट है तो उसे कैसे सप्रेस किया जाए। IRGC, branded a terrorist group by the United States, has sought for years to shape the Middle East according to Iran's interest. तो यूएन ने इसको एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। In 1982, it founded the Shia Muslim political movement Hezbollah in Lebanon. लेबनान में हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिमार्केट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, एज अ व्हीकल टू एक्सपोर्ट ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन एंड फाइट इजरायली फोर्सेस दैट हैड इन्वेडेड लेबनान दैट ईयर, क्योंकि इजराइल ने अटैक किया था ऑन द कंट्री ऑफ लेबनान टू, जो आज भी चला आ रहा है। ठीक है, बेरूत में रिसेंटली अटैक किया गया था बाई इजरायली फोर्स। Hezbollah is now major military force that he has played a role in regional conflicts. इंडिया रिस्पॉन्स, इंडिया का क्या स्टेट है इसमें, क्या स्टेट क्या है, क्या बोला है इंडिया ने? इंडियन मिशन इन इजराइल ऑन April 14 issued a fresh important advisory for its nationals after attacks on the Jewish state Israel. It also urged Indian nationals to register with the embassy at a given link. South Bloc quickly issued a statement expressing India's serious concern at the escalation of hostilities and called for immediate de-escalation. इंडिया के साथ, इंडिया की जो बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दोनों कंट्री से अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिशियली डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दे सकती, बट वो अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकती है, वही इंडिया ने किया।
India has strategic ties with both Iran and Israel, and for decades it has been able to balance between the two sides. India has a very deep strategic relationship with Israel, especially in the context of defense and security partnership. क्योंकि defense and security and intelligence में Israel काफी आगे है. In the last decade, it has grown and has been made public, unlike in the past. This has led to India's lending support to Israel in the first few hours of October 7 terrorist attack by Hamas. जो हमस का अटैक किया गया था ऑन इसराइल, जिसमें अराउंडली 140 लोगों की जान गई थी. Israel has also emerged as major defense supplier along with the US, France, and Russia. New Delhi, it is a connotation for India, remembers that it has stepped up to help during times of crisis, including the Kargil war. ठीक है, तो कारगिल वॉर के टाइम इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने काफी ज्यादा इंडियन मिलिट्री को सपोर्ट किया था. यही है पूरा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसी से आप इन्फ्लुएंस भी निकाल सकते हैं टुवर्ड्स द इजराइल गाजा या इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, कि इस पूरा लैंड टेरिटरी के लिए एंड अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए क्या इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, यानी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है दोनों कंट्रीज के बीच में. तो ये था आज का पूरा लेक्चर. आई होप आपको क्लियर हुआ. प्लीज ज्वाइन द यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल ऑफ द पाठशाला क्लासेस एंड स्टे कनेक्टेड.